नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज का जो प्रश्न आपका जीएस फर्स्ट पेपर का है और 2 प्रश्न हम लोग डेली देखते हैं और इस प्रश्न को आप लोगों को 200 शब्दों में लिखना है, ठीक है। और दोस्तों जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को जरूर प्रेस कर दें जिससे आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दोस्तों आप लोगों को मेरा कार्य अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक और शेयर जरूर करें। शेयर आप लोग फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप जो भी आपके फ़ोन में है उसके माध्यम से कर सकते हैं जिससे दूसरे लोगों को भी ये फ़ायदा मिल सके। और दोस्तों जीएस फर्स्ट पेपर का प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। और इस प्रश्न को आप लोगों को पैराग्राफ में लिखना है, कोई भी हेडिंग या पॉइंट्स नहीं डालने हैं और 2 पैराग्राफ में जुड़ा होना चाहिए। कोई जो अच्छे विचारक की अगर आपको लाइन मिल जाती है, कोई कोटेशन मिल जाती है तो इंट्रोडक्शन पार्ट, बॉडी पार्ट और कंक्लूजन पार्ट तीनों में एक एक लाइन अगर डाल देते हैं तो आपका उत्तर बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन हो जाता है, ठीक है। और इन चीज़ों का खास ख्याल रखिए। और दोस्तों आप लोग आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हैं और आपको बहुत परेशानी उठानी पड़ेगी बाद में जब चीज़ें बहुत ज़्यादा होंगी और करनी आपको पड़ेंगी ही पड़ेंगी, क्योंकि जिन लोगों को मेंस देना है जाकर उनको आंसर राइटिंग दोस्तों करनी ही पड़ेगी, उसका कोई अल्टरनेट नहीं है। तो प्लीज़ आपसे सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन लोगों का एग्ज़ाम नहीं भी है तो अगले साल के लिए तो तैयारी करेंगे ही ना, तो कम से कम आप आंसर राइटिंग करते रहिए। दिन में 2 प्रश्न ही करिए, मत ग्रुप ज्वाइन करिए, लेकिन आंसर राइटिंग आप लोग ज़रूर से ज़रूर करते रहिए, ठीक है। और जो लोग भी अच्छी तरीके से मेहनत करना चाहते हैं, 300-350 प्रश्न प्रतिमाह अगर आंसर राइटिंग करना चाहते हैं तो वो लोग जीएस का ग्रुप चल रहा है, जीएस और ऑप्शनल डिफेंस का भी चल रहा है, ठीक है। तो जिस ग्रुप को भी जो भी व्यक्ति ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है मेरा और इस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं और या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल पड़ी हुई है, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो आज का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है? उन परिस्थितियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए जिनके कारण भारत को बांग्लादेश के उदय में निर्णायक भूमिका का निर्वहन करना पड़ा, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो ये देखिए कि बांग्लादेश बना क्यों, वहाँ की परिस्थितियाँ क्या थी, भारत का उसमें क्या रोल रहा। तो इन सारी चीज़ों को आप लोगों को अच्छी तरीके से बताना है, ठीक है। परिस्थितियां देखते हैं। सबसे पहले 1971 में हुआ क्या था, कहानी को एक घटना की तरीके से आप लोग अगर चीज़ों को याद रखेंगे और चीज़ों को देखना स्टार्ट करेंगे तो वो चीज़ें आप लोगों को कभी भूलेंगी नहीं, ठीक है। भारत में हुआ क्या था कि 1971 के आम चुनाव जब हुए थे उसके बाद क्या हुआ कि पूर्वी पाकिस्तान, उस समय पाकिस्तान को जो पूर्वोत्तर क्षेत्र मिला था, ठीक है, जिसमें जीत हुई थी, तो वहाँ पर हुआ क्या था कि एक राजनीतिक संकट उभर कर आया, ठीक है। उस समय की बात थी और उस राजनीतिक संकट के चलते भारत को युद्ध करना पड़ा, किससे? पाकिस्तान से। और एक नए राष्ट्र का उदय हुआ जिसका नाम है बांग्लादेश, ठीक है। और बांग्लादेश के निर्माण में भारत ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी उस समय, ठीक है। तो अब पूर्वी पाकिस्तान की बात कर लेते हैं कि पूर्वी पाकिस्तान में क्या क्या घटनाएं किस तरीके से घटित हुई थी। 19 दिसंबर 1970 में पाकिस्तान जो था, ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान जिसको उस समय बोला जाता था, तो पाकिस्तान में वहाँ के सैनिक तानाशाह थे उस समय के, याह्या खान, ठीक है। और इन्होंने क्या किया कि एक स्वतंत्र रूप से चुनाव करवाए। अब चुनाव करवाने के बाद हुआ क्या कि पूर्वी पाकिस्तान में एक पार्टी थी आवामी लीग, जिसके नेता कौन थे? नेता थे मुजफ्फर रहमान। और इन्होंने क्या किया, इनकी जीत हुई और इन्हें बहुमत भी प्राप्त हुआ, लेकिन ये जनरल जो थे सैनिक तानाशाह, इन्होंने क्या बोला कि इनको पीएम नहीं बनाया गया। किसको? मुजीब को, ठीक है। और हुआ क्या, जब नहीं बनाया गया तो वहाँ पूर्वी पाकिस्तान में गृह युद्ध की स्थिति आ गई। लोग अपना आक्रोश दिखाने लगे और क्या हुआ, जब गृह युद्ध होने लगा वहाँ पर और बहुत ही अत्याचार होने लगा पाकिस्तानी लोगों पर, जो वर्तमान में बांग्लादेश के लोग जो कहे जा रहे हैं, ठीक है। तो जो सैनिक तानाशाह थे, इन्होंने क्या किया कि इनको बंदी बना लिया मुजीब को और इनको पीएम नहीं बनने दिया गया। अब जनता का जो एक आक्रोश था वो भड़क उठा और गृह युद्ध
जैसी स्थितियां वहां उत्पन्न हो गई, बहुत से लोगों का नरसंहार भी किया गया, बहुत से लोगों को मारा भी गया, जिसके कारण क्या हुआ कि गृह युद्ध के बाद एक शरणार्थी समस्या खड़ी हो गई भारत में। उस समय पूरी पाकिस्तान के लोग भारत में आने लगे। तो जब भारत में आने लगे और लगभग 1970 या 71 के आसपास लगभग ये जो शरणार्थियों की संख्या थी वह लगभग 1 करोड़ पार कर गई थी। ठीक है, अब एक वैश्विक लेवल पर भी और भारत के ऊपर भी एक दबाव आने लगा कि शरणार्थी की समस्या को किस तरीके से सही किया जाए। ठीक है, एक नैतिक दबाव भी था और एक राजनीतिक दबाव भी था। ठीक है, अब शरणार्थी की समस्या को सही करना था, तो अब फिर भारत ने क्या किया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बातें की, अंतर्राष्ट्रीय जो भी संस्थाएं थी उनसे बात करी, और जो अमेरिका था अमेरिका से भी बात करी। लेकिन उस समय अमेरिका ने जो अपनी सहानुभूति दिखाई वह पाकिस्तान के साथ में दिखाई। ठीक है, तो अब था क्या, तो उस समय एक शरणार्थी जो बहुत अच्छी खासी मात्रा में भारत में आ गए थे और वहाँ पर भी जो पूर्वी पाकिस्तान था उसी क्षेत्र में, ठीक है, उसी क्षेत्र में जो लोग रह रहे थे और भारत में आकर शरणार्थी जितने भी थे उन्होंने क्या किया कि एक छापामार संगठन का निर्माण किया जिसका नाम क्या था, मुक्त वाहिनी। ठीक है, मुक्ति वाहिनी उसका नाम था और यह शरणार्थियों के द्वारा बनाया गया था। अब हुआ क्या कि ये लोग, अब भारत को जब अमेरिका ने स्टैंड लिया जाके पाकिस्तान के साथ में, तो भारत को अंततः जो शरणार्थी वाली समस्या थी या नैतिक रूप से अपने ही देश की बात थी उस समय, तो इनको कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करना ही पड़ा, दबाववश या नैतिक रूप से या जिस तरीके से भी शरणार्थियों की समस्या के कारण। तो इन सब कारणों से भारत को हस्तक्षेप करना पड़ा और उस समय एक घटना हुई। ठीक है, घटना क्या हुई कि जो मुक्ति वाहिनी एक छापामार संगठन था, तो भारत ने क्या किया कि जब शरणार्थियों की समस्या बढ़ रही थी तो उस समय भारत ने जो मुक्ति वाहिनी संगठन था उसको हेल्प करना चालू कर दिए और उसी के माध्यम से और एक घटना घटित होती है कि पाकिस्तान ने क्या किया कि भारतीय वायुसैनिक अड्डों पर हमला स्टार्ट कर दिया। तो उस समय तक तो ये अप्रत्यक्ष रूप से ही हेल्प कर रहे थे मुक्ति वाहिनी संगठन की, लेकिन जब बाद में हुआ, तो बाद में जब पाकिस्तान ने हमला कर दिया, ठीक है, भारतीय वायुसैनिक अड्डों पर, ठीक है, तो अंततः क्या हुआ कि भारत को फिर अब कार्रवाई करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो गया था और उस समय जाकर भारत ने फिर कार्रवाई करी और जो पूर्वी पाकिस्तान का क्षेत्र था, वर्तमान में बांग्लादेश जो है पश्चिम बंगाल से सटा हुआ, ठीक है, तो वहाँ पर फिर युद्ध लड़ा गया। युद्ध लड़ने के बाद काफ़ी दिन युद्ध चला। युद्ध चलने के बाद 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर लिया। ठीक है, और उसी समय जो एक नया राष्ट्र था बांग्लादेश, उसका निर्माण हुआ। ठीक है, और भारत को कहा भी जाता है कि बांग्लादेश की आज़ादी में भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका, निर्णायक भूमिका का निर्वहन किया था। ठीक है, तो आपको यही निष्कर्ष के रूप में बताना है कि भारत ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और हर तरीके से वहाँ जो नरसंहार हो रहे थे, अत्याचार हो रहा था लोगों के ऊपर, उसको हर तरीके से एक काउंटर किया। और जो बांग्लादेश के जो व्यक्ति थे, वर्तमान में जो बांग्लादेश है, उस समय पूर्वी पाकिस्तान था, पाकिस्तानियों के उससे बांग्लादेश को छुड़ाया गया। ठीक है, और एक नए राष्ट्र का निर्माण हुआ 1971 में, 16 दिसंबर 1971 को। ठीक है, नया राष्ट्र बना बांग्लादेश। ठीक है, तो निर्णायक भूमिका भारत ने निभाई थी उस समय। अब इसी तरीके से आप लोगों को, जैसे मैंने इतने पॉइंट्स दे दिए हैं, कुछ पॉइंट्स आप अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हैं और ऐड करने के बाद अपने उत्तर को और भी बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, और कोटेशन का आप लोग यूज़ ज़रूर किया करें। ठीक है, और उत्तर को लिखने के बाद यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर आप लोग भेज सकते हैं। ठीक है, और जिसको मैं आप सभी लोगों को देखने के लिए, जैसे दूसरों के उत्तर देखते हैं दोस्तों, तो आप लोगों को दूसरे की भी कमियां या अच्छाइयां जो भी होती हैं वो आपको पता लगती हैं। तो कम से कम आप दूसरों के उत्तर देखने से कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा पता लग जाते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जो होता है दोस्तों अलग तरीके से सोचता है। ठीक है,
और पीसीएस एकेडमी का टेलीग्राम पर चैनल है, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। मैं वहीं पर सारे के सारे उत्तर आप लोगों को देता हूँ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डेली 2 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा प्रश्न है जीएस सेकंड पेपर का और प्रश्न संख्या आपकी 110 है। और ध्यान रखिए, जितनी मात्रा में, जितने वर्ड में पूछा गया है, आप लोगों को उतनी ही मात्रा में लिखना है। ठीक है, ना कम ना ज़्यादा। अब पूछा किसी और चीज़ के बारे में गया है, बता आप वहाँ पर डिटेल किसी और चीज़ की दे रहे हैं, तो जितनी मात्रा में जो चीज़ प्रश्न में पूछी गई है आपको उसी का उत्तर देना होता है और डायमेंशंस को कवर करना होता है। जितनी ज़्यादा चीज़ों को आप बताएंगे, आप डिटेल मत बताइए, क्योंकि 150 वर्ड में लिखना है, आप डिटेल नहीं दे सकते। क्योंकि अगर एक फैक्ट के ऊपर अगर आप डिटेल देने लगे तो 150 शब्द तो ऐसे ही हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, इन सब चीज़ों का खास ख्याल रखना है। ठीक है, और पैराग्राफ में लिखना है। आप लोगों को हेडिंग या जो कीवर्ड डाल सकते हैं आप लोग। ठीक है, कीवर्ड को हाईलाइट कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं, और 2 पैराग्राफ में जुड़ाव होना चाहिए। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं। भारत के संसदीय तंत्र के प्रसंगी ढांचे में द्वितीय सदन के रूप में राज्यसभा की प्रासंगिकता को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, हमारे यहाँ जो प्रसंगी ढांचा अपनाया गया, संसदीय प्रणाली अपनाई गई है, ठीक है, तो उसमें प्रसंगी ढांचे का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो इसमें होता क्या है कि संसद जो है, हमारे यहाँ संसद जो बनती है आर्टिकल 79 के तहत, 80 के तहत आपका राज्यसभा आता है, जिसको उच्च सदन बोलते हैं। लेकिन द्वितीय सदन होता है। पहला सदन कौन सा होता है? पहला सदन आपका लोकसभा होता है, और द्वितीय सदन कौन सा होता है? राज्यसभा होता है। ठीक है, और राज्यसभा जो आता है आर्टिकल 80 में आता है, और लोकसभा जो आता है आर्टिकल 81 में आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रसंगी ढांचा जो होता है इसमें यह प्रावधान होता है कि कई राज्य जैसे मिलकर, जैसे हमारे यहाँ 29 राज्य हैं। ठीक है, 29 राज्य मिलकर, पूरे के पूरे राज्य मिलकर केंद्र सरकार का निर्माण करते हैं। ठीक है, सभी लोगों का योगदान इसमें होता है, और जो भी अधिकार या प्राधिकार मिले हैं परिसंघ सरकार और राज्य सरकार को, तो इनका जो स्रोत है संविधान है। हमारे यहाँ संविधान सर्वोच्च है, और जो भी शक्तियाँ या प्राधिकार या जो भी अधिकार दिए गए हैं, ठीक है, वो चाहे राज्य सरकार को हो चाहे केंद्र सरकार को हो, सभी के सभी आपके संविधान के अंतर्गत मिले हैं, संविधान के द्वारा दिए गए हैं। ठीक है, और हमारे संविधान में ऐसा प्रावधान किया गया है कि जैसे हमारे यहाँ जितने भी राज्य हैं उनको संघ से अलग होने का अधिकार नहीं प्रदान किया गया है। क्योंकि हम लोग पुराने में एक ऐसा अनुभव ले चुके थे, हमारा बंटवारा भी हुआ था, और टुकड़ों में जैसे डिवाइड एंड रूल किया जाता था अंग्रेज़ों के समय, तो उस समय से हम लोगों ने देखा था कि हमें बांटने वाला कार्य नहीं करना है। ठीक है, तो जिस समय संविधान सभा का निर्माण किया गया था और हमारे संविधान का निर्माण हो रहा था, तो निर्माताओं ने यही सोचकर इस प्रावधान को रखा कि जो राज्य हैं उनको अलग होने का अधिकार नहीं है। ठीक है, और क्या है कि जैसे हमारे यहाँ द्वितीय सदन जो है, द्वितीय सदन जो कि राज्यसभा है, जिसको उच्च सदन भी बोलते हैं, निम्न सदन के रूप में लोकसभा को कहा जाता है। ठीक है, और वर्तमान में जो द्वितीय सदन है उसकी प्रासंगिकता बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, और प्रासंगिकता किन मामलों में है कि जैसे राज्य में होता है, राज्य के केंद्र में प्रतिनिधित्व देता है कौन? द्वितीय सदन देता है। ठीक है, जो राज्यसभा होती है, और क्या करती है कि यह राज्य की आकांक्षाओं एवं भावनाओं को भी प्रतिनिधित्व देती है। कहाँ पर? राज्यसभा में। ठीक है, राज्यसभा के माध्यम से जो राज्य की चीज़ें होती हैं, राज्य की आकांक्षाएं होती हैं, कौन सी क्या चीज़ें ऐड करनी है या नहीं ऐड करनी है, उन सारी चीज़ों का समावेश कहाँ होता है? आपका राज्यसभा में होता है। आकांक्षाओं और भावनाओं को प्रदर्शित कहाँ किया जाता है? आपका राज्यसभा में किया जाता है। ठीक है, और राज्यसभा की प्रासंगिकता अन्य मामलों में भी है कि जैसे राज्यसभा की जो शक्ति है, ठीक है, अनुच्छेद 312 में क्या होता है कि अखिल भारतीय सेवा का सृजन करना। ठीक है, तो इसमें भी राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है, केंद्र का भी होता है और राज्यों का भी होता है।
ठीक है, तो इतना ध्यान रखिएगा। तो इन सब मामलों में क्या है, अखिल भारतीय सेवा का जो सृजन किया जाता है उसकी स्टार्टिंग जो होती है वो राज्यसभा से होती है। अब जैसे आर्टिकल 249 के तहत 249 के तहत राज्य सूची के विषय में संघ को कोई भी कानून राष्ट्रहित में बना सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर राज्यसभा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है क्योंकि जो स्टार्टिंग है इस कानून को बनाने की राज्य सूची के विषय में, ठीक है, किसी भी समय संघ को अधिकार है, कानून निर्माण करने की शक्ति है, ठीक है, राज्यसभा को प्रदान की गई है। तो यहाँ पर राज्यसभा की प्रासंगिकता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, और क्या है कि हमारे यहाँ संविधान संशोधन में भी राज्यसभा अहम भूमिका निभाती है। ठीक है, धन विधेयक के संदर्भ में इसको कोई अधिकार नहीं है, लेकिन साधारण विधेयक के संबंध में इसको आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त बैठक कराने का अधिकार भी मिलता है। ठीक है, और जैसे राज्यसभा जो होता है वो विशेष सदन भी कहलाता है कि जैसे यहाँ पर जो सदस्य आते हैं मनोनीत सदस्य, तो कई कई क्षेत्रों का समावेश किया जाता है जो हमारा भूमंडलीकरण, उदारीकरण और निजीकरण के दौर में इसकी प्रासंगिकता और बढ़ जाती है। ठीक है, कि जो वो चाहे आपका तकनीकी क्षेत्र हो या आर्थिक क्षेत्र हो, व्यापारिक, वाणिज्य, कला, साहित्य, विज्ञान इत्यादि के क्षेत्रों को भी समावेश या लोगों को इसमें स्थान मिलता है। ठीक है, और राज्यसभा की प्रासंगिकता बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि जैसे जो हमारी केंद्र सरकार है वो निरंकुश ना हो जाए, इस डर से भी राज्यसभा को बहुत सारे अधिकार और इसकी प्रासंगिकता जो है बहुत ही ज़्यादा है। और क्या है कि हमारे यहाँ जैसे अगर लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित करना है तो उसमें राज्यसभा का योगदान भी उतना ही है जितना कि लोकसभा का। कुछ शक्तियाँ राज्यसभा और लोकसभा को अलग अलग प्रदान की गई हैं, लेकिन राज्यसभा का भी उतना ही महत्व है जितना कि लोकसभा का है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को क्या करना है, निष्कर्ष के रूप में बताना है। और भी कुछ पॉइंट्स अगर आपने पढ़े हों तो उनको भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और निष्कर्ष के रूप में आप लोगों को बताना है कि राज्यसभा कहीं से भी एक अप्रासंगिक संस्थान नहीं है और संस्था नहीं है, यह बहुत ही ज़्यादा वर्तमान में प्रासंगिक है और इसकी महत्ता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है कि जिससे कि केंद्र सरकार अगर निरंकुश होने की कगार पर आ जाती है या तानाशाह बन जाती है तो वहाँ पर कोई भी कानून अगर पारित करवाना है तो राज्यसभा का भी रोल उसमें अहम हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को निष्कर्ष बहुत ही अच्छी तरीके से और प्रस्तावना को और अच्छी तरीके से अगर आप किसी मूवी के गीत या जो किसी अच्छे विचारक की लाइन से भी स्टार्ट करते हैं जिससे आपको उत्तर को एक महत्ता और ज़्यादा मिल जाती है और जिससे एग्जामिनर के ऊपर भी प्रभाव बहुत अच्छा पड़ता है। ठीक है, तो 150 शब्दों में ध्यान रखिएगा, 150 शब्दों में ही आप लोगों को लिखना है। किसी भी प्रश्न में दोस्तों अगर 12 से 15 पॉइंट अगर आपको पता होते हैं तो उनको एलैबोरेट करके आप अच्छे से समझाकर उसको लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अंततः आप लोगों को एग्ज़ाम में लिखना है जाके, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मॉडल आंसर दीजिए, मॉडल आंसर का कोई अर्थ नहीं है दोस्तों, इसलिए भी नहीं है क्योंकि मॉडल आंसर किसी काम के नहीं है। जो पॉइंट्स हैं उनको आप अपने तरीके से डालिए। ठीक है, क्योंकि अगर 10 लोगों के उत्तर सेम टाइप पे होंगे तो एग्जामिनर को लगेगा सभी ने चीटिंग करी है। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए क्योंकि हर एक व्यक्ति का जो एक व्यक्तित्व होता है वो सब में यूनिक होता है, दुनिया में यूनिक होता है और उसकी सोच भी यूनिक होती है। तो अगर आपको अपने प्रश्न में जो उत्तर आपने लिखा है उसमें मौलिकता को दर्शाना है, अच्छे मार्क्स पाने हैं, तो आप लोगों को खुद से मेहनत करनी होगी। देखिए पॉइंट्स कौन से डालने हैं ये तो मैं बताता भी हूँ, किस तरीके से कौन से सीक्वेंस में डालने हैं ये मैं बताता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को बस कार्य कितना करना पड़ता है, बस पढ़ते रहिए और आंसर राइटिंग करते रहिए। ठीक है, और जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना ही आप लोगों को फ़ायदा होगा। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग प्रश्न ज़रूर से ज़रूर लिखते रहिए और लिखने के बाद ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। और भी कोई जानकारी या किसी भी प्रकार की आपको समस्या है पढ़ाई से संबंधित तो आप लोग इस पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और
जीएस ग्रुप से अगर जुड़ना चाहते हैं, डिफेंस ऑप्शनल जिन लोगों का है तो वो लोग भी, अगर जो भी लोग इच्छुक हों तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल पड़ी हुई है, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू।